नेक्स्ट टाइम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट के अंदर एक थ्योरम है जो कि फॉरवर्ड ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करती है और हमें इसके ऊपर यूज़ करना होता है कि हमें इसके अंदर बेसिकली करना क्या होता है। हमें वो कहता है कि फॉरवर्ड की पावर n है और एक फंक्शन है जो कि n डिग्री के पॉलिनोमियल है। तो हमें बताना है कि फंक्शन के ऊपर अगर n बार फॉरवर्ड लगाएं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो कांस्टेंट आएगी, और अगर फॉरवर्ड की पावर n+1 को फंक्शन के ऊपर जो कि n डिग्री का है पॉलिनोमियल है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। तो हमें ये प्रूफ करना होता है। इसके अंदर बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या होता है, थोड़ी सी मैथ लगानी होती है और कुछ भी नहीं, थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें फंक्शन गिवन होता है या जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो n डिग्री की पॉलिनोमियल का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a0 + a1x + a2x² + an तक हमने n डिग्री का पॉलिनोमियल बना लिया फंक्शन को, जहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है और a1 a2 a0 an तक वो कांस्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, हमने जब ऑपरेटर्स किए थे तो उसके अंदर हमने क्या किया था, मान लीजिए हमें फॉरवर्ड की पावर 2 और x की पावर 2 के ऊपर हमें लगाना है, ये फॉरवर्ड की पावर 2 बार अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले फॉरवर्ड को इस तरह से अप्लाई करते थे कि पहले x के ऊपर एक बार फॉरवर्ड लगाते थे, उसके बाद फिर से उस फॉरवर्ड लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से फॉरवर्ड लगाते थे, वैसे करके उसको सोल्व करते थे। तो यहाँ पर n बार फॉरवर्ड लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फॉरवर्ड को फंक्शन के ऊपर लगाएंगे, फिर दूसरी बार लगाएंगे, फिर तीसरी बार लगाएंगे। इससे फ्रेंड्स इसमें हमें n तक नहीं लगाना है। इसमें हम क्या करेंगे, जब फॉरवर्ड को एक बार, दो बार और तीन बार लगाएंगे तो हमें इनके अंदर एक सिमिलरिटी दिखेगी कि किस तरह से कैसे टर्म्स का चेंज हो रहा है, कैसे टर्म्स बढ़ रही हैं। तो इस हिसाब से हम उसी तरीके से फॉरवर्ड की पावर n को अपने हिसाब से बना लेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम लास्ट में जब करेंगे तो तब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फॉरवर्ड को एक बार लगा दिया है। एक बार लगाने के बाद तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, f(x + h - f(x) होता है। अभी हमारे पास ये फंक्शन है, तो जब इसके अंदर x + h रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, a0 + a1 x + h + a2 x + h का स्क्वायर और डॉट डॉट करके a + x + h की पावर n, और माइनस के अंदर वही फंक्शन, तो ये माइनस के अंदर वही फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब फ्रेंड्स a0 से a0 कट गया क्योंकि ये माइनस के अंदर है। a1 को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा x + h - x। a2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x + h का स्क्वायर - x²। ऐसे ही a3 होगा, उसको हम जब कॉमन लेंगे तो x + h की क्यूब - x³, और ऐसे करके n तक जब करेंगे हम तो x + h की पावर n - x की पावर n आएगा। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारा, इसको यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। कैसे किया, सबसे पहले फॉरवर्ड को फर्स्ट बार अप्लाई किया। या सिंपल बात करें कि हमने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन को लेट कर लिया जो कि n डिग्री की पॉलिनोमियल का है। n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, a1 a2 a3 a कांस्टेंट है, और फर्स्ट बार फॉरवर्ड लगाया f(x + h - f(x), तो सबसे पहले हमने इसके अंदर वैल्यू पुट किया है और उसके अंदर कॉमन लिया है। तो कॉमन लेने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए, हाँ जी, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो a1h बचेगा क्योंकि x + h - x था, x कट गया तो a1h। और नेक्स्ट बात करें, x² + h² + 2hx - x², x³ + h³ + 3x² + 3xh² और माइनस के अंदर x³। यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, आप ठीक कर लीजिएगा, क्यूब का फॉर्मूला खोला गया है यहाँ पर। उसका फ्रेंड्स जैसे अब x + h की पावर n था n वाली टर्म के अंदर और -x की पावर n था, तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाई गई है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो देखिए हमारे पास अगर x + h की पावर n है तो एक x जो है वो वेरिएबल है, h कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, x की पावर n प्लस nc1 और x की पावर n - 1 h की पावर 1 प्लस nc2 और x की पावर एक और कम हो जाएगी तो x की पावर हो जाएगी n - 2 और h की पावर एक बढ़ जाएगी h की पावर 2। तो यहाँ पर इसको इस तरह से एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। जैसे आपने 1 + x को जब एक्सपेंड किया होगा तो आप भी इसी तरह से करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ पर भी वही लगाया गया है। तो ये देखिए हमने क्या किया, x की पावर n
एक्स प्लस, एक मिनट मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। एक्स प्लस एच की पावर एन था, तो इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स की पावर एन, एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन और एच की पावर वन। ठीक है, तो ये देखिए ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई है। प्लस के अंदर एन सी टू हो जाएगा और एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी, तो एन माइनस टू हो गया और इंटू में एच स्क्वायर हो गया। और इसका प्लस करेंगे तो आगे वाली टर्म क्या होगी, एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री और एच की पावर थ्री। और एच सी फोर की बात करें तो एन सी फोर हो जाएगा और एन की पावर एन माइनस फोर हो जाएगा, एक्स की पावर और एच की पावर भी फोर हो जाएगा। जैसे एन तक जब जाएंगे हम तो वहाँ पर देखिए एन एक्स की पावर जो पावर है वो कम होती जा रही है, तो एन वाली टर्म क्या होगा, एक्स की पावर होएगी एन माइनस एन यानी कि जीरो, और एन सी वन की बात करें तो हो जाएगा एन सी एन। ठीक है, एन वाली टर्म के अंदर, और एच की पावर हो जाएगी एन, तो इसकी वैल्यू भी वन होती है और इसकी वैल्यू भी वन होती है, तो इसलिए एच की पावर एन बचा और माइनस का एक्स की पावर एन था। अब हम नेक्स्ट बात करें तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए एक्स की पावर एन को हमने काट दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को काट दिया, यहाँ पर एक्स क्यूब को काट दिया, एस सी जो ए फोर वाली होगी उसके अंदर हम एक्स की पावर फोर को काट देंगे। तो ऐसे करके हम सिंपली तीन टर्म तक हमारा काम चल जाता है, तो आपको भी तीन टर्म से ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है और क्यों करेंगे वो अब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रिवर्स बाइनोमियल थ्योरम लगाई गई है। अब देखिए 2hx है, यहाँ पर 3x स्क्वायर एच और 3h स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर है एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन और एच की पावर वन है, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एच स्क्वायर है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 को 2c1 एच एक्स और प्लस के अंदर एच स्क्वायर रख दिया। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो इसी के अंदर है, और यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो एक्स की पावर है एन माइनस वन कम होती जा रही है, एक्स की पावर एच की पावर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर इसको भी हमने उसी तरीके फॉर्म में रखने की कोशिश की ताकि हमें सोल्व करने में कोई आसानी रहे। ठीक है, समझ रहे हैं कि हमें सोल्व करने में आसानी रखनी है, इसलिए हमने इसको एच की पावर जो है वो बढ़ते क्रम में रखा है, एक्स की पावर कम होते क्रम में रखा है, और जो 2 है या 3 है इसको हम सी के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि रिवर्स बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने, ये तो सिंपल ही था, 2hx कर दिया और 2c1 hx और प्लस के अंदर एच स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक्स्ट वाली टर्म के क्या करेंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया। अब यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो इसको हम लिख देते हैं 3c1, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3c1 को हम 3 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर एच हो गया। अब 3x जो एच स्क्वायर एक्स है इसको हम 3c2 एक्स एच स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एच की बार बढ़ रही है, एक्स की बार कम हो रही है, और लास्ट वाले में कांस्टेंट आ जाएगी, तो वो आ गया कांस्टेंट, और नीचे वाले में सेम का सेम लिख दिया हमने। ठीक है, सेम लिख दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर भी बहुत आसान तरीका है, क्या किया गया है, यहाँ पर हमने देखिए कांस्टेंट है a1h, a2 एच स्क्वायर कांस्टेंट है, a3 एच क्यूब कांस्टेंट है, an एच की पावर n कांस्टेंट है, तो इन सबको कंबाइन करके हमने अल्फा वन रख दिया। अब ये x वाली टर्म होगी, इसके अंदर भी x वाली टर्म है, और जो a4 होगा उसके अंदर भी x वाली टर्म होगी, और an है इसके अंदर भी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है, डॉट डॉट है, लेकिन यहाँ पर x वाली लास्ट वाली टर्म कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पर x की पावर 0 है, और आगे वाली में क्या होगी, x की पावर 1 होगी, जिसके अंदर एन सी एन माइनस वन होगा, और उससे और एच की पावर एन माइनस ये हो जाएगी एन माइनस वन। ठीक है, और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, एन सी एन माइनस टू होगी, और एक्स की पावर 2 होगी, और एच की पावर एन माइनस 2 होगी। ये लास्ट वाली टर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि इससे पहले क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाली भी है, और एक्स थ्री वाली भी है, और एक्स एन माइनस वन तक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी a2 कांस्टेंट है, और यहाँ पर देखिए 2c1 है और h भी कांस्टेंट है, यहाँ पर 3c2 और एक जो h स्क्वायर है, और a जो है हमारा a क्यूब, ये भी कांस्टेंट है, a की पावर 3। तो यहाँ पर भी जो an है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ इसलिए हमने उन सब में x कॉमन लेके बाकी सबको कॉम्बाइंड करके अल्फ़ा 2 रख दिया। और नेक्स्ट बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा,
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी, मैं यहाँ था। ये वाला एक थोड़ी सी हो जाती है, आपको भी पता है, घर में रहते हैं तो। हाँ जी, 8 अल्फ़ा टू एक्स हो गया है। यहाँ पर देखिए हमने सबको कंबाइन कर दिया है जो कांस्टेंट थे, और एक्स को कॉमन लेके बाकी सबको अल्फ़ा टू कर दिया है। और ऐसी स्केयर वाले की बात करें तो A3 इसके अंदर एक्स स्केयर है, जो A4 वाले टर्म होगी उसके अंदर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि वो कैसे होगी। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको देख देख के, A की पावर 4 यानी कि A4, 4C1 होगा, एक्स की पावर क्यूब 3 होगी और एच की पावर 1 होगी, प्लस 4C2 होगा और एक्स की पावर 2 होगी और एच की पावर भी 2 होगी, प्लस 4C3 होगा, एक्स की पावर 3 होगी, एक्स की पावर 1 होगी और एच की पावर 3 होगी। और नेक्स्ट क्या होगा, 4C4 होगा और एक्स की पावर 0 होगी और एच की पावर 4 होगी। तो नेक्स्ट वाली टर्म ऐसे होगा। तो उसके अंदर देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर है तो इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके अंदर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जब। तो कुछ कांस्टेंट बचेंगे जिसको हमने कंबाइन करके अल्फ़ा 3 रख दिया है। और ऐसी एक्स अगर नेक्स्ट बात करें तो उसके अंदर भी अल्फ़ा 4 एक्स की पावर 3 हो जाएगा और प्लस में डॉट डॉट के अंदर। अब नेक्स्ट में जब एंड तक जाएंगे हम तो हमारे पास ओनली ये टर्म बचेगी, ठीक है, ओनली ये टर्म बचेगी। तो इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो टर्म होगी यहाँ पर उसके अंदर एक्स की जो होगा वो n-2 और nc2 एक्स की पावर n-2 और h2 होगा, ठीक है। इसलिए हमने कंबाइंड करके इसको रख दिया और एंड में सिर्फ हमारे पास ये टर्म बचेगी। तो अब हमने क्या किया, इट इज़ क्लियर डैट फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंशियल इज़ द पोलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री। तो n-1 डिग्री की ये पोलिनोमियल है, ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाली जो टर्म है वो n-1 है। जब हमने फर्स्ट बार जो पोलिनोमियल ली f(x) जो लिया था उसमें क्या हो रहा था, x था, a0 था और a1 x था, तो ये चल रहा था an(xn) तक, है ना। तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल था और ये जो है वो n-1 डिग्री का पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो अंतिम पावर है वो n-1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये n कहाँ से आए, nc1 से n आया, h का h है, x की पावर n-1 है और ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब हम आगे करते हैं बात। तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है कि हमारा जो अल्फ़ा 1 है वो कांस्टेंट है, अल्फ़ा 2 x का कोफिशिएंट है, अल्फ़ा 3 x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अल्फ़ा 4 भी होगा वो x3 का कोफिशिएंट होगा और आगे an वो तो लास्ट वाली टर्म बची ही थी हमारे पास। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर की। हमें 2 तक ही करना है, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ज़्यादा आपको बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट को समझिए क्या क्या गया है। जब फॉरवर्ड को 2 बार अप्लाई करेंगे तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फॉरवर्ड इंटू फॉरवर्ड f(x). फॉरवर्ड f(x) की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 2 से रख दी है, ये देखिए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2x प्लस अल्फ़ा 3x स्क्वायर प्लस an(n)h और x की पावर n-1। आपको फिर से बता देता हूँ कि ये कैसे आया। यहाँ पर देखिए एक सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हमने अल्फ़ा रख दिया, अल्फ़ा 1, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर ये h स्क्वायर भी कांस्टेंट है, a2 h स्क्वायर और a3 h क्यूब भी कांस्टेंट है, ऐसे करके लास्ट वाला an(hn) भी कांस्टेंट होगा। तो उन सबको कंबाइन करके हमने x अल्फ़ा 1 रख दिया। नेक्स्ट वाली इस टर्म में बात करें तो x आएगा ना, तो x की पावर जो 1 है उसको हम सब में कॉमन लें, तो यहाँ पर x कॉमन लिया, यहाँ पर से भी कॉमन आएगा, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको कॉमन लेकर दिखाता हूँ, फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। x a2 2c1 h प्लस और यहाँ पर अगर लिखेंगे 3c2 और a3 h स्क्वायर। नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, उसके अंदर भी कुछ होगा ना कॉमन, जो x होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करके जो होगा वो x कॉमन ले लिया, तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो उसको हमने अल्फ़ा 2 रख दिया। SC3 वाले की बात स्क्वायर वाले की बात करें तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, नेक्स्ट वाली टर्म के अंदर भी कांस्टेंट होगा, तो उन सब के अंदर हमने x स्क्वायर कॉमन लेके बाकी को कांस्टेंट कर दिया। और एंड तक आते आते हमारे पास ओनली ये टर्म अलग बचेगी, बाकी सभी कॉमन ले के वो हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाली टर्म के अंदर जो ये वाली इससे पहले वाली टर्म होगी वो होगी अल्फ़ा की पावर n- या n-1 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं,
यानी कि n तक है तो n-1 लिख देंगे और साथ में आएगा x की पावर n-2, ठीक है, यहाँ पर n-2 आएगा। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये वाली टर्म आ गई ना x की पावर n-2 वाली, तो यहाँ तक हमारी टर्म आ जाएगी, तो एंड में हमारे पास ओनली ये टर्म अलग से बच जाएगी। तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कैसे लिए गए हैं, एक कांस्टेंट है, यानी कि कोफिशिएंट आपको सिर्फ लिखना है और सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया गया है। अब हम इसको करते हैं सोल्व आगे वाली टर्म को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉरवर्ड लगा दिया है। अब फॉरवर्ड लगाते हैं, फंक्शन की वैल्यू रख दिया है इक्वेशन नंबर 2 से फॉरवर्ड, फंक्शन के ऊपर एक बार फॉरवर्ड लगाने के बाद। अब जब इसके ऊपर जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा है, फार्मूला बता देते हैं आपको एक बार फिर से, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच है तो यहाँ पर एक्स होएगा वहाँ पर एक्स प्लस एच रख देंगे, माइनस के अंदर एक्स। तो ये रहा हमारा सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एक्स प्लस एच अल्फ़ा 3 एक्स प्लस एच की स्क्वायर एन एच एक्स प्लस एच की पावर n-1 और माइनस के अंदर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एक्स प्लस अल्फ़ा 3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन एच की पावर n-1 होगी और x की पावर n-1 होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये n-1 डिग्री का कैसे है पॉलिनोमियल। तो जैसे हमने फंक्शन को n डिग्री का पॉलिनोमियल माना था या गिवन है हमें, तो उसके अंदर हमने टर्म क्या थी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, तो ये ax की पावर n तक जा रहा था, है ना। तो उसी तरह जो हमारा ये वाली जो टर्म है वो जो x की पावर n-1 तक जा रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि हमारा ये जो पता लग रहा है हमें इस इक्वेशन से कि ये जो n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो माइनस का वो x प्लस एच की वैल्यू रख दी है, x की जगह x प्लस एच रख दिया है और बाकी माइनस के अंदर वो ही फंक्शन आ गया है जो कि फॉरवर्ड था। अब देखिए यहाँ पर अब इसको कैसे किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने तो सिर्फ फॉरवर्ड एक बार लगाया था, तो उसके अंदर हमने बताया था कि ये कैसे करेंगे कि एफ एक्स प्लस एच होगा और माइनस के अंदर एफ एक्स होगा। लेकिन जब फॉरवर्ड के ऊपर दोबारा से फॉरवर्ड लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनता है, फॉरवर्ड इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है हमने, तो यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने ऑपरेटर किया है वहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसके ऊपर जब लगाया तो x की जगह x प्लस एच हो गया, माइनस के अंदर वही फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर फिर से अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 कट जाएंगे, अल्फ़ा 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस एच माइनस एक्स, अल्फ़ा 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा 4 आएगा। अब यहाँ पर हमने देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने अल्फ़ा 1 लिया है, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा 4 आ गया है। अल्फ़ा 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यू वाली टर्म है, जैसे हमने वहाँ पर पहले भी क्यू वाली टर्म को लिया था साथ में समझने के लिए, वैसे यहाँ पर जो अल्फ़ा 3 वाली टर्म होगी यानी क्यू वाली टर्म होगी वो इस तरह से होगी, अल्फ़ा 4 एक्स प्लस एच की क्यूब और यहाँ पर होएगी अल्फ़ा 4 एक्स की क्यूब, ठीक है, प्लस के अंदर। तो जब हमने अल्फ़ा 4 कॉमन लिया तो एक्स प्लस एच की क्यूब माइनस एक्स क्यूब होएगा और एन तक जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ए की पावर एन भी कॉमन ले लिया यानी ए एन कॉमन ले लिया, एन कॉमन ले लिया, एच की पावर 1 भी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस एच की पावर n-1 माइनस एक्स की पावर n। अब दोबारा से फिर से इसको सोल्व करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम को लगाएंगे। बहुत आसान तरीका है, देखिए। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा 2 एच बचा क्योंकि x प्लस एच माइनस एक्स था तो h बच गया। यहाँ पर x प्लस एच का स्क्वायर खोल दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर है, x प्लस एच का क्यूब भी खोल दिया गया है, माइनस एक्स क्यूब है, और यहाँ पर भी बाइनोमियल थ्योरम को लगा दिया गया है। तो x की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या था, x प्लस एच की पावर n था, तो इसलिए जब हमने उसको सॉल्व किया था तो x की पावर n प्लस NC1 h की पावर 1 आया था और x की पावर n-1 था। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी जो टर्म है या जो टर्म है वो कुछ इस तरह से है, x प्लस एच की पावर n-1। अब हमारे लिए जो घात है वो तो n-1 है, तो इसके लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर n-1 आएगा
प्लस n-1 आएगा, h की पावर भी 1 आएगा और x की पावर n-2 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए पावर को कम करना है या पावर तो c के साथ भी ऊपर वही आएगी और जो पहली टर्म होगी उसके साथ वही आएगी जो हमारे पास x प्लस h के ऊपर होगी। तो बहुत ही आसान तरीका है बाइनोमियल थ्योरम को खोलने का। तो यहाँ पर खोल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अब हाँ जी, तो यहाँ पर भी फिर से x की पावर n-1 को से काट दिया है और इसको भी फिर से 2c1 hx प्लस एच स्केयर, उसके बाद 3 जो एच एक्स स्केयर है इसको हम लिखेंगे 3c1 x स्केयर h, 3h स्केयर x को लिखेंगे हम 3c2 और x h स्केयर प्लस h की क्यूब, क्योंकि हमने इसको h के बढ़ते क्रम में लगाना है और x के कम होते क्रम में लगाना है। और यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, आगे वाली टर्म में 4 वाला होएगा और 1 हो रहा है, 1 2 हो रहा है, 1 2 3 होएगा, 1 2 3 4 होगा, ऐसे करके यहाँ तक चलता जाएगा। और लास्ट वाले में देखिए जो बचा है वो हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म लगाई है, यानी कि ये वाली टर्म नहीं लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखिए यहाँ पर फिर से ये वाले कांस्टेंट है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है और ये वाली टर्म कांस्टेंट है। SC अल्फ़ा 5 h की पावर 4 जो होगी वो कांस्टेंट होएगी और ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है। इन सब को कंबाइन करके हमने बीटा 2 लिखा है। आपकी मर्ज़ी है, आप बीटा 1 भी लिख सकते हैं, P1 भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो भी लिख सकते हैं। बस आप रिपीट मत कीजिएगा कि जो आपने पहले माना है वही आप दोबारा से मानेगा। यहाँ पर बीटा 2 लिख दिया गया है। SC x वाली टर्म होगी जिसके साथ कांस्टेंट होंगे तो उसको हमने बीटा 3x लिख दिया है और x स्क्वायर वाली होंगी तो उसको हमने बीटा 4x स्क्वायर लिख दिया है। ऐसे ही हम n तक जाएंगे तो हमारे पास ओनली लास्ट टर्म ये बचेगी। अब ये लास्ट टर्म कैसे बचेगी ये हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे पहले वाली टर्म देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाली टर्म होगी, इससे पहले ये वाली टर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर तो अब ये जो पूरा टर्म है इससे पहले भी एक टर्म होगी जिसके अंदर ये n-3 वाला फीचर होगा, यानी कि ये वाली टर्म होगी जिसके अंदर ये n-3 वाला जो वेरिएबल होगा। तो उसको हमने जब कंबाइन किया तो यहाँ पर वो भी वैल्यू जो होगी वो कॉमन आके उसको हम बीटा की पावर कुछ भी लिखते हैं, बीटा की पावर n लिख सकते हैं और वो होगा x की पावर n-3। तो ऐसे करके आएगा इससे पहले वाली टर्म, क्योंकि यहाँ पर n-2 है ना, तो हमारे पास एंड में यही टर्म बचेगी। अब यही टर्म बची है तो ये देखिए अब ये भी क्लियर दिख रहा है कि ये जो टर्म है वो n-2 की पावर जो पॉलिनोमियल की है। ठीक है, ये एक n-2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये दिख रही है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है वो n-2 है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब ये हमें क्लियर दिख रहा है कि इट इज़ क्लियर डैट द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ n-2 डिग्री। अब n-2 डिग्री है तो सिमिलरली हम इसको nth फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। अब nth फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। मैं इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि हमें 2 पेज का यहाँ पर यूज़ करना है। एक तो यहाँ पर हम इसको सिंपली ये वाली टर्म, मैं ये वाली टर्म ले रहा हूँ, उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये वाली टर्म हमें इन दोनों का यूज़ करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास देखिए ऐसे करके जो बीटा 1 है बीटा 2 है वो तो आते जाएंगे। हम लास्ट वाली टर्म को देखते हैं। यहाँ पर n है, नहीं पहले वाली देखिए आप, हाँ जी, तो ये वाली टर्म को देखिए, a की पावर n है, हम यहाँ पर लिखते हैं a की पावर n है और n h x की पावर n-1 है। ठीक है, n h x की पावर n-1 है। जब हमने सेकंड बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाया तब क्या हुआ, a की पावर n है, n भी है, n-1 आ गया। ठीक है, क्योंकि जब n-1 c1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो n-1 आएगा। ठीक है, ये आपको कर सकते हैं सोल्व, क्योंकि आप BSc में पढ़ रहे हैं तो ये आप सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। n-1 है और n है। मैं आपको एक बार फिर से, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं आपको फिर से साइड में अच्छे तरीके से लिख के दिखाता हूँ। n a की पावर n h की पावर
1 और x की पावर n-1 एंड वाली टर्म की बात कर रहे हैं। और इस वाले में क्या होगा, a की पावर n होगा, n-1 है, h की पावर 2 है और x की पावर n-2 है। अब देखिए हमने फर्स्ट फॉरवर्ड लगाया तो n है, सेकंड जब लगाया तो n इंटू n-1 आ गया। फर्स्ट में h है, सेकंड वाले में h² आ गया। फर्स्ट में n-1 है, सेकंड वाले में n-2 आ गया। अब थर्ड की बात करें तो वहाँ पर an तो ज़रूर होगा, n है तो n-1 भी है और n-2 भी होगा। तो थर्ड वाली टर्म हम अगर बनाने की सोचें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, an n n-1, ठीक है, n-2। अब h² है, h की पावर बढ़ रही है तो h³ होगा, और x की जो पावर है n-2 है, यानी कम हो रही है, तो x की पावर n-3 होगा। तो ऐसे करके अगर n वाली टर्म की बात करें तो वो बनेगी a की पावर n, h की पावर बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो n तक जाएगी। और जो n है वो हो रहा है n n-1 n-2 n तक जाएगा, वो जो n-1 तक जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो ये फैक्टोरियल n बन रहा है, और जो x की पावर है वो कम होती जा रही है तो वो 0 तक जाएगी। तो जो n होगा वो जो n टर्म होएगी वो होएगी an h की पावर n फैक्टोरियल n और x की पावर 0, तो जो कि कांस्टेंट है। h भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो इसी तरह अगर ये कांस्टेंट है तो ये आगे वाली टर्म में तो 0 वो आ ही नहीं रहा ना, x की पावर तो आ ही नहीं रही, तो उसके अंदर जो 4 की पावर n+1 होगी या n+2 होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।